जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्जाम, यूपीएसआई 2024, यूपी ट्रिपल एससी या एसएससी जीडी जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है उसके लिए एक सुपर सीरीज हिंदी की प्रैक्टिस सेट की मैंने शुरू की है। जिसमें कि पहला सवाल यहां पर कह रहा है हमसे कि माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द क्या है? इसमें जो रेखांकित शब्द है वो हमने अत्यंत को कर दिया। किसको दोस्त? अत्यंत को कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जो जिसके नीचे अंडरलाइन हो रखा है इसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर क्रिया विशेषण। आपको यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। बोले क्या? कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो गाती, ये एक तरह की क्रिया है। क्या है दोस्त? ये एक तरह की क्रिया बन जाती है और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? बोले क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या बन जाएगा? सुंदर। लेकिन इस सुंदर को और ज्यादा इन्होंने मॉडिफाई किया कि सुंदर तो गाती है लेकिन अत्यंत सुंदर गाती है। तो दोस्त हमारा ये क्या बनेगा? तो आप कहोगे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई सवाल में? इसको पढ़ेंगे और करेंगे। क्या कहना चाह रहा है सवाल के अंदर? हमसे कह रहा है, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर हमसे कहा जा रहा है कि विलोम शब्द चुनिए। विलोम शब्द चुनिए, इसमें हमें क्या करना है? विलोम शब्द बताना है। किसका? बोले गोपनीय का। तो गोपनीय का मतलब क्या होता है? गोपनीय का मतलब होता है किसी चीज को छिपाना। गोपनीय का अर्थ क्या है भाई? छिपाना। छिपाना। ठीक है भाई, किसी चीज को छुपाना ये क्या बन जाता है भैया? गोपनीय का अर्थ होता है। तो इसका उल्टा हमसे पूछा जा रहा था, इसका उल्टा क्या बनेगा? तो आप कहोगे इसका उल्टा बन जाएगा पारदर्शी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी पारदर्शी मतलब जो सबको पता हो। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें? अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है? इसमें कह रहा है हमसे, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। बोले ठीक है। इसमें कह रहा है हमसे कि अत्युच्च में उपसर्ग क्या है? अत्युच्च में उपसर्ग हमसे पूछा जा रहा है कि इस अत्युच्च में उपसर्ग बताओ क्या होगा। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि उपसर्ग और प्रत्यय दो होते हैं, लेकिन ये दोनों मूल शब्द के, जो मूल शब्द होता है, जो बाद में जो मूल शब्द होता है, किसी भी शब्द में एक मूल शब्द छिपा हुआ होता है, तो उसके बाद में जो लगता है उसको बोलते हैं हम प्रत्यय। क्या बोलते हैं दोस्त? उसको बोलते हैं प्रत्यय। और इसके पहले जो लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं दोस्त? उसको उपसर्ग बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें अत्युच्च दे रखा है, तो इसमें अगर इसको तोड़ू मैं, अगर इसको तोड़ दूं, जैसे यहाँ पर अत्युच्च लिखा है, तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कैसे टूटेगा? तो आप कहोगे अति अलग कर दो इसमें से, अति और प्लस उच्च, अति प्लस उच्च, इस तरह से टूट जाएगा। तो ये जो बनेगा ये हमारा मूल शब्द है, ये मूल है शब्द है। और ये क्या बनेगा? ये हमारा उपसर्ग बन जाएगा। ये हमारा उपसर्ग बन जाएगा। तो इसमें उपसर्ग ही हमसे पूछ रहा था कि इसमें उपसर्ग क्या होगा, तो आप कहोगे इसमें जो उपसर्ग होगा वो अति बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त? अब आपको बढ़िया से बात समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो सी नहीं होगा क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा लगी हो, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। बढ़िया से आपको बातें समझ में आई, आगे देखना। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। बोले ठीक है भैया बता दो। देखना, इसमें कह रहा है हमसे कि चार दिशाओं का समाहार का समासिक शब्द होगा, यानी चार दिशाओं में, चार दिशाओं का समाहार। चार दिशाओं का समाहार का मतलब जो चारों तरफ हो, जो चारों तरफ हो उसका एक शब्द में आपको बताना हो, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला प्रश्न है। अगर ये आपको चारों दिशाओं को एक दिशा में दर्शाना हो तो आप उसका क्या जवाब दोगे? तो हम उसका जवाब देंगे चतुर्दिश। चतुर्दिश मतलब चारों दिशाओं में, चतुर्दिश मतलब चारों दिशाओं में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये वोकैब का सवाल था दोस्त। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है दोस्त? इसके अंदर कहा जा रहा है, ठीक है भाई, इसमें कह रहा है हमसे, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है, बोले क्या कह रहा है? कि इसमें कह रहा है कि खड़ी बोली का उद्गम हुआ है। खड़ी बोली का उद्गम हुआ है, यानी कहां से हुआ है खड़ी बोली का उद्गम? तो आपका जवाब आ जाना चाहिए कि खड़ी बोली का जो उद्गम हुआ है वो पश्चिमी उत्तर, क्या कह रहा है, पश्चिमी हिंदी से हुआ है। किससे भाई? पश्चिमी हिंदी से हुआ है। इस पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। इसकी मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी, कब कब है, कब कब है, कब कब है। इसका मतलब क्या हुआ? कैसे, इस वाले कैसे बन जाएगा? खड़ी बोली। क्या बनेगा दोस्त? ये बनेगा खड़ी बोली। एक तो ये बन जाएगा,
खड़ी बोली। इसमें 5 भाषाएं या बोलियां आती हैं, 5 बोलियां। कौन कौन सी? एक तो हो जाती है खड़ी बोली, और बैस बन जाती है खड़ी बोली। ब्रज भाषा, कौन सी? ब्रज भाषा बन जाती है, ब्रज भाषा बन जाती है, एक 2 हो गई। उसके बाद ये वाला जो आता है हमारा तीसरे नंबर पर, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है भाई। ये हो गई पहली, ये हो गई दूसरी, और ये बन रही है तीसरी। इसमें क्या है, यानी कैसा है ये दूसरा वाला क्या जो होगा, इसमें बनेगा खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त? ये बनेगा कन्नौजी, ये बनेगा कन्नौजी, 3 हो गई। और चौथे नंबर की आ जाती है बुंदेली, बुंदेली इस वाले बै से बनेगा बुंदेली, बुंदेली, ठीक है भाई। और लास्ट वाला जो है ये एच, ये एच जो मैंने बनाया है इसमें बनता है हरियाणवी, हरियाणवी। एक बंदा दी हरियाणवी, या इसको बांगरू भी बोल देते हैं। तो कब कब है? पहली खड़ी बोली, दूसरी ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी, या फिर इसको बांगरू भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें पूर्वी में आप देखोगे, पूर्वी में तो इसमें एबीसी होता है, एबीसी। एबीसी का अर्थ क्या है? एबीसी का अर्थ है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आ जाती हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी से हो जाती हैं। बिहारी से आप जानते हो, ठीक है भाई। यहाँ पर आप देखोगे राजस्थानी हिंदी में, राजस्थानी हिंदी में आती है 4। एक तो आती है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यानी कि जो मैं इसको डिटेल में अलग से समझा दूंगा, इसकी 4 होती हैं, चारों अलग अलग होती है, ठीक है भाई। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगले में क्या कह रहा है? अगले में कहा जा रहा है हमसे, इसको मिटाते फिर बताते हैं, ठीक है भाई। इसमें कह रहा है हमसे अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है भाई? तो इसमें ये लगेगा अंतस्थ व्यंजन कौन सा, यानी कै, लय, जय और वह। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? तो आपको होगा इसका आंसर बनेगा सर जी ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। जो लय है हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? आप कहोगे अंतस्थ व्यंजन जो हो जाते हैं उनकी संख्या 4 होती है। बोले कौन कौन सी होती है? तो ये, रे, ले और वे, ये क्या बनते हैं? हमारे अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है भाई। अंतस्थ व्यंजन, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर ले था और यहाँ पर भी ले था, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? दूसरा वाला बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले पे आ जाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कितने दोस्त? आप कहोगे 4। बोले ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। यहां पर कह रहा है हमसे कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई? आप यहाँ पर देखो कि इस तरह की लैंग्वेज जब भी आती है तो उसका टोटल अर्थ मत निकालो, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम पास करना है। समझ रहे बात को? एग्जाम पास करके नौकरी लेकर अपने घर जाना है, सीधी बात है। मैं इसको ट्रिक बताता हूँ कैसे। आप अच्छे से जानते हो इस बात को। बोले कौन सी को? कि यहाँ पर आप ये जानते हो कि जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहां पर आप जानते हो यमक हो जाता है। और जब एक शब्द हो और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है। ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप यहाँ पर बड़ी आराम से धीरे धीरे भी पढ़ोगे तो आप आराम से पता निकाल लो कि आवृत्ति किस चीज की हो रही है। तो यहाँ पर देखो, माला फेरत जुग भया, है ना, फिरा न मन का फेर। एक तो ये हुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। आप यहां पर देखोगे तो मन का कितनी बार आया है? देखो, एक बार मन का यहां पर आया, एक बार यहां पर आया, एक बार यहां पर आया, एक बार यहां पर आया। लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो सब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है भाई। जब इतने सारे शब्द अलग अलग तरीके में, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग दिए होते हैं तो आप तुरंत समझ जाना कि जब शब्दों की आवृत्ति हो, एक ही शब्द बार बार आए, शब्द की बात कर रहा हूं, बण की नहीं कर रहा। बण अगर बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शब्द बार बार है, यहां भी मन का, यहां भी मन का, यहां भी मन का, यहां भी मन का, कई जगह 4-5 जगह मन का आ गया। तो मन का आया है कई बार, शब्दों की आवृत्ति हुई है। तो आपका आंसर आपको मिल गया होगा कि जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहां पर यमक अलंकार हो जाता है, ठीक है भाई। इसका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रूपक में क्या होता है भाई? रूपक में उपमेय और उपमान की अवैध, मतलब उन दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहता। उनके जो भेद होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं। यानी रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान सेम हो जाते हैं। वही क्या बन जाता है? हमारा रूपक अलंकार बन जाता है। इसमें क्या होता है? एक शब्द आता है, एक शब्द आता है और अर्थ अलग अलग होता है। और अर्थ क्या होता है? अर्थ अलग अलग, यानी एक ही शब्द कई सारे अर्थ देता है। एक ही शब्द
कई सारे अर्थ देता है। यानी अर्थ में यहाँ पर ऐसा कर रहा हूं तो आप समझ जाना उसके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है भाई। उपमा क्या होता है? उपमा, उपमा में सा सी, ये पहचान बता रहा हूं कि आपको अगर किसी वाक्य में सा सी से, है ना, सा सी और से, सरिस सरिस, सा सी से सरिस, है ना, और सम, ये अगर आपको शब्द कहीं पर मिल जाए किसी वाक्य में और आपसे क्या पूछा जाए भाई, इसमें अलंकार पूछा जाए, तो आप क्या बता दोगे? उपमा अलंकार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। ये ट्रिक्स हैं छोटी छोटी, जो आपको कुछ भी ना पता हो तो आपको ये ट्रिक अगर याद होगी तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाओगे अपने आंसर से। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखो, जो याद करके जाता है और वो ऑप्शन लगा के आया है उसे भी वही नंबर मिलेगा, और जिसने कोई ट्रिक सीख रखी है छोटी मोटी और वो उस ट्रिक के माध्यम से कोई कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रखा है, उसको भी उतना ही नंबर मिलेगा। समझ रहे बात को? तो विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, अपना काम चलाना है। यहाँ पर देखना, तो मैंने ट्रिक उसकी बता दी सबकी, और जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट में आगे आते रहेंगे मैं आपको सिखाता रहूंगा। फिर यहाँ पर करें, कालिंदी किसका पर्यायवाची है? कालिंदी किसका पर्यायवाची है? तो आप अच्छे जानते हो कि कालिंदी जो है मेरे दोस्त, ये कालिंदी जो है ये यमुना का पर्यायवाची हो जाता है। किसका? यमुना का। यमुना कुछ और भी होता है? बोले हाँ होता है। कृष्णा किसका भाई? आप कहोगे कृष्णा, ये भी यमुना का पर्यायवाची है। और सूर्य, सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री ये भी किसका भैया? यमुना का पर्यायवाची होता है। और सूर्य सुता, सूर्य सुता भी क्या हो जाता है? इसका पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है भाई। कालिंदी हो जाता है, कृष्णा हो जाता है, सूर्यपुत्री, सूर्य सुता, ये किसके हो जाए? और भी इसके होते हैं पर्यायवाची, है ना, जैसे कि एक जमुना भी होता है, जमुना, जैसे जमुना, यहाँ पर यमुना है, यमुना की जगह जमुना भी क्या होता है? इसका पर्यायवाची होता है। फर्क क्या होता है कि जमुना जो है ये एक तद्भव है और यमुना क्या है? तत्सम है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें क्या कह रहा है भाई? इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो भरत मुनि के अनुसार, देखो अगर इसमें ये साफ साफ लिखा है कि भरत मुनि के अनुसार, तो भरत मुनि के अनुसार जब आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर आना चाहिए 8। कितना? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि रसों की संख्या कुल कितनी होती है, रसों की संख्या कुल रस, कुल रस कितने होते हैं? तो आप कहना 9 होते हैं। कितने? 9 होते हैं। इसमें जो नमा रस जुड़ता है उसको बोलते हैं, इस नमय रस को बोलते हैं शांत रस, और इस शांत रस को भरत मुनि नहीं मानते हैं। ठीक है भाई। भरत मुनि इस शांत रस को नहीं मानते हैं, और इस शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। क्या होता है? वो होता है निर्वेद। क्या होता है दोस्त? निर्वेद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई? इसमें सवाल में कहा जा रहा है, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या पूछा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप अच्छे जानते हो सर्वनाम कितने होते हैं, तो आप कहोगे 6 होते हैं। 6 हो जाते हैं। 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं लिख के बता देता हूं। पहला होता है यहाँ पर निश्चयवाचक, एक हो जाता है निश्चय, एक होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। दूसरा हो जाता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। ठीक है भाई, अनिश्चयवाचक हो जाता है। तीसरा हो जाता है निजवाचक, निजवाचक, निजवाचक हो जाता है। चौथा हो जाता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक हो जाता है, प्रश्नवाचक। पांचवा हो जाता है संबंधवाचक। कौन सा दोस्त? संबंधवाचक हो जाता है, संबंधवाचक हो जाता है। और छठा हो जाता है संबोधन। कौन सा? संबोधन। ठीक है भाई, संबोधन वाचक हो जाता है। आप यहाँ पर देखोगे मैं सबकी पहचान बता देता हूँ, थोड़ी सी देर लगेगी, बस 10-12 सेकंड। पहचान क्या क्या होती है इनकी? इनकी जैसे निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक में आता है यह, वह, वे, ये एक निश्चितता को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई चीज रखी, यह पुस्तक, तो इंगित कर रहा है यह पुस्तक, तो निश्चित हो गया। अनिश्चित में क्या होता है? अनिश्चित में आता है कुछ, कुछ, कोई, कुछ, कोई, कोई ना कोई, है ना, जैसे गाना भी है कोई ना कोई चाहिए, है ना। तो ये क्या है? अनिश्चित, कोई भी चलेगा, निश्चित नहीं है ना। कुछ न कुछ, ये सब क्या होते हैं? अनिश्चित। निजवाचक में क्या होता है? निजवाचक में खुद, खुद, स्वयं, खुद, स्वयं, अपने आप, अपने आप,
आप, ये सब किसके होते हैं? निश्चय। प्रश्नवाचक में आप अच्छे जानते हो, क्वेश्चन मार्क मिल जाता है। संबंधवाचक में क्या होता है? का, की, के, ये सब आपको मिल जाएंगे, ये कारक आपको विभक्तियां मिल जाएंगी वाक्य में। और संबोधन में आप अच्छे जानो, संबोधन में इस तरह का चिन्ह लगा हुआ होता है। तो इसमें क्या पूछा है? अनिश्चय पूछा है। तो जब अनिश्चय पूछा है तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो अनिश्चय? तो अनिश्चय कहां पर है? कुछ, कोई, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, ये सब क्या हो जाते हैं? तो कोई यहां पर क्या बन जाएगा? अनिश्चयवाचक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई? इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो ये तो बड़ा लॉलीपॉप सा सवाल है, सबको ही पता होगा। बोले भक्ति काल के कवि हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास क्या है? ये भक्ति काल के कवि हो जाते हैं। अगले पे आ जाते हैं। तो ये समझ लो कि उसका साहित्य का सवाल था। इसमें क्या कह रहा है दोस्त? इसमें हमसे कह रहा है, बोले क्या? इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में मैंने आपको अभी अच्छे से बताया था कि जो मूल शब्द होते हैं, उसके बाद में जो लगते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय, और पहले जो लगते हैं उसको बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं दोस्त? उसको बोलते हैं उपसर्ग। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मिलाप जिस तरीके से आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हो, मिलाप, ये क्या है? मिलाप। इसको जब आप तोड़ोगे तो ये बनेगा मिल और प्लस आप बन जाएगा। तो प्रत्यय यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा। और ये जो होगा मिल, ये क्या बनेगी? हमारी संज्ञा बन जाएगी। ठीक है भाई, संज्ञा मतलब मूल शब्द हमारा क्या बनेगा? ये मिल बन जाएगा। तो प्रत्यय क्या होगा? इसमें आप हो जाएगा, मिलाप, है ना? ठीक है भाई, तो प्रत्यय क्या बनेगा? आप बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पे आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहा है दोस्त? इसमें कहा जा रहा है, बोले इसको मिटाओ फिर बताओ। ठीक है भाई, ऐसे कर देते हैं। इसमें कह रहा है हमसे संकेतवाचक अव्यय क्या है? अव्यय है, संकेतवाचक अव्यय क्या है? देखो इसमें यहां पर कुछ ना कुछ संकेतवाचक पूछ रहा है। संकेतवाचक का अर्थ होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ होता है किसी ना किसी चीज से, मतलब किसी ना किसी चीज का मतलब है कि किसी ना किसी अव्यय से जुड़ा हुआ होता है। जैसे समझाता हूं, जैसे यहां पर लिखा मैंने एक वाक्य जैसा, तो यहां पर जैसा करोगे तो यहां पर आएगा बैसा। क्या बनेगा? बैसा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा करोगे। अगर तुम यदि तुम मेहनत करोगे, जैसे यहां पर यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो ये जो शब्द होते हैं जैसा, वैसा, यदि, तो, ये क्या है? ये एक अव्यय है। कैसे अव्यय है? ये संकेत वाचक अव्यय बन जाते हैं कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य को ये जोड़ते हैं, है ना? ये सब क्या बन जाते हैं? जैसे, वैसा, यदि, तो, है ना? और भी बहुत सारे, जैसे यद्यपि, जैसे यहां पर देखो ना, यद्यपि इसके साथ क्या बनेगा? यद्यपि, तथापि, ये शब्द कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जैसे जब तुम कहोगे तब मैं जाऊंगा, तो जब के साथ कौन जुड़ा हुआ है? जब के साथ, जब भी क्या है? एक तरह का अव्यय है। तब मैं जाऊंगा, तो इसके साथ भी कोई ना कोई, इसके साथ भी कोई ना कोई, इसके साथ भी कोई ना कोई वाक्य जुड़ा हुआ हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप ये कह रहा है कि संकेतवाचक अव्यय है, तो ये अच्छा है, तो ये भी है, ये भी है, तीनों है, लेकिन ये वाला नहीं है। यहां पर आंसर होगा नहीं है। यहां पर जो पूछा जाएगा वो हो जाएगा नहीं है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेंगे, तो यहां पर नहीं वाला होना चाहिए था, क्योंकि तथा के साथ यहां पर आप देखो यद्यपि के साथ तथापि आता है, ये दोनों तो है। तब यहां पर है तो जब के साथ आता है, जब के साथ तब आता है। लेकिन ये जो ताकि है, ये ताकि किसी के साथ नहीं आता। आप खुद बताकर देख लो, खुद कोई ऐसा क्वेश्चन बनाओ या कोई ऐसा सेंटेंस या वाक्य बनाओ जिसमें कि ताकि आता हो। तो ताकि सिर्फ अकेला आता है, किसी के साथ नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। तो वहां पर आप नहीं कर लेना, नहीं वाला कि नहीं है, यहां पर नहीं वाला होना चाहिए था। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहे हैं भाई? इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि निम्न में तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द को पहचानना है। इसमें क्या कह रहा है कि तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव क्या होते हैं भाई? तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो ये हिंदी वाले जो होते हैं, ये जो हिंदी वाले होते हैं इनको बोलते हैं तद्भव। और तत्सम क्या होते हैं? तत्सम। जो तत्सम होते हैं ये क्या होते हैं दोस्त? तो ये संस्कृत वाले होते हैं।
कौन से? संस्कृत। जो संस्कृत से लिए जाते हैं उनको तत्सम बोलते हैं, और जो हिंदी में आते हैं उनको तद्भव बोल देते हैं। तो तद्भव शब्द पूछ रहा है, तो तद्भव में पैतृ जिसमें त्रय प्रश्न आधा शब्द आता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो यहाँ पर ये जो जमुना देख रहे हो आप, जमुना, यहाँ पर जो आप जमुना देख रहे हो, तो ये क्या बनेगा? ये हमारा तद्भव बनेगा। अभी पीछे मैंने आपको जब अभी ये बताया था आपको किसका, यमुना का पर्यायवाची, तो यमुना जो है, यमुना, ये जो यमुना है, यमुना, यमुना एक तत्सम शब्द है। क्या है भाई? तत्सम। ये एक तत्सम शब्द है, जबकि यमुना का ही जमुना बनता है, जमुना, यमुना का जमुना बनता है, तो ये बन जाता है तत्भव, तो ये बनता है तत्भव। ठीक है भाई, और यहां पर हमसे तत्भव भी पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई? इसमें कह रहा है, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है? बोले कुछ ना कह रहा, बोले ये कह रहा है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? अशुद्ध, अशुद्ध पूछ रहा है वर्तनी की दृष्टि से। तो आप यहां पर देखो, कव प्लस इत्री, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कवित्री, है ना। विभीषिका, 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 बिल्कुल सही लिखा हुआ, विभीषिका। अब यहाँ पर ज्योत्सना और प्रशंसा, ज्योत्सना में आधा तय रहता है और आधा शय रहता है, तो ये भी सही है, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये भी सही हो जाएगा, तो ये वाला भी सही है, लेकिन ये प्रशंसा गलत है और यही हमारा आंसर बनेगा। अशुद्ध वाला उसने पूछा था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे इसको लिखेंगे कैसे? इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें जो रहता है ना, ये प्रशंसा में, ये जो प्रशंसा में रहता है, प्रशंसा के अंदर, प्रशंसा के अंदर दोस्त, प्रशंसा के अंदर जब आप लिखोगे प्रशंसा, तो बड़ा वाला जो स होता है ये पहले आता है, प्रशंसा, और छोटा वाला स बाद में आता है। तो प्रशंसा ये होगा, ये नहीं होगा, इसमें बड़ा वाला स बाद में है और छोटा वाला पहले है, जबकि छोटा वाला कहाँ होना चाहिए था? बाद में होना चाहिए था। तो ये इसका बिल्कुल सही वर्तनी हो जाएगी। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद कीजिए, महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद कीजिए। सही संधि विच्छेद हमें करना है महर्षि के लिए, तो महर्षि में महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि कहीं पर है? बताओ, महा प्लस ऋषि कहीं पर है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पर मह है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर महा है लेकिन ऋषि में बड़ी की मात्रा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर महा में चंद्रबिंदी कहाँ से आ गई? ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो तीनों गलत है, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कौन सी संधि बनेगी? तो आपको होगा इसमें बनेगी गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि बन जाएगी, गुण स्वर संधि बन जाएगी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। संधि कितनी होती है? तो आप कहोगे 3 हो जाती है। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरा लल्ला। क्या कह रहा है? इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य हमें बताना है, शुद्ध वाक्य हमें बताना है। जैसे आप यहां पर देखो, मैं तुमको कुछ कहता है, मैं तुमको कुछ कहता है, या मैं तुमको कुछ कहता हूं, हूं होना चाहिए था, मैं तुमको कुछ कहता हूं तो हूं होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। शुद्ध वाला हमसे पूछा जा रहा है, शुद्ध वाला। जैसे मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाले हैं, जाने वाले यहां पर भी है, और मैं की स्पेलिंग भी यहां पर गलत है, यहां पर डबल में और बिंदी होनी चाहिए थे। माँ के लिए चंद्रबिंदी, इसमें तो बहुत सारी गलती है, इसमें तो बहुत सारी गलती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगले पे आ जाते हैं, यहां पर कह रहा है प्रत्येक को 5-5 रुपए दीजिए, प्रत्येक को 5-5 रुपए दीजिए, तो यहां पर ये सही हो जाएगा। देखो प्रत्येक को 5-5 ही, वैसे 5 में यहां पर आप देखो तो चंद्रबिंदी होनी चाहिए थी, यहां पर ऐसे चंद्रबिंदी, तब ये सही होता, तब ये सही होता, लेकिन ये शायद ये तो बाई मिस्टेक हुआ है या फिर कुछ और है। तुम्हारे को जाना है, ये तो बिल्कुल ही गलत, तुम्हारे को नहीं जाना बल्कि तुमको जाना है, ये होना चाहिए था। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी बन जाएगा, यहां पर चंद्रबिंदी कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लड़का। क्या कह रहा है भाई इसमें? इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या है?
मुहावरे का अर्थ क्या बन जाएगा? तो अपने मुंह में या मिट्ठू का मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना या खुद करना। अपनी आलोचना, तो आलोचना कहां से हो जाएगा? ये तो गलत है, जबकि प्रशंसा की बात होती है। अपनी प्रशंसा स्वयं ना करना बल्कि करना होता है, ये भी गलत हो जाएगा। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना ये हो जाएगा, दूसरों की बुराई करना नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? यहां पर अवलंब और अभिलंब दोनों का, अविलंब अविलंब अविलंब, यहां पर देख लो अविलंब, अविलंब, विलंब क्या होता है? देरी, और अविलंब क्या हो जाएगा? शीघ्र या फिर जल्दी। तो देरी तो होगा नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। यहां पर अविलंब का अर्थ क्या हो जाएगा? शीघ्र, शीघ्र। ठीक है भाई, क्योंकि विलंब क्या होता है? विलंब होती है देरी, और अविलंब क्या हो जाएगा? जल्दी या शीघ्र। तो यहां पर सहारा भी नहीं होगा, पहले ही ऑप्शन दे रखा है। इस तरीके से आप चेक कर, दो तो होंगे नहीं, सहारा इसका होता नहीं है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अवलंब का अर्थ क्या होता है? सहारा। अगले पे आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहा है? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। ये कह रहा है देशभक्ति में समास है, देशभक्ति में समास है, ये पूरा शब्द होगा यहाँ पर देशभक्ति, पूरा शब्द होगा यहाँ पर देशभक्ति। तो देशभक्ति का मतलब क्या है? देश के लिए भक्ति, देश देश के लिए भक्ति। तो देशभक्ति में क्या बनेगा? देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए जिसमें कि ये कारक शब्द आते हैं उसमें क्या बोलते हैं भाई? तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास हो जाता है, जिसमें कारक विभक्तियां आती हैं, है ना। तो देश के लिए 8 कारक विभक्ति होती है, आप अच्छे जानते हो कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो जितने भी कारक आते हैं वो तत्पुरुष के अंदर आ जाते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुव्रीहि में क्या आते हैं? बहुव्रीहि पहली बात तो गलत लिखा हुआ है ना, लेकिन बहुव्रीहि में कौन से होते हैं? जो तीसरा पद प्रधान होता है, जिसका दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। ठीक है भाई, द्विगु में क्या होता है? एक पद प्रधान होता है। अगले में देखना क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर था। यहां पर क्या कह रहा है भाई? यहां पर हमसे कह रहा है, बोले क्या, इसको मिटा, है ना, इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है, इसको मिटा लो, कि गहरा शब्द, गहरा शब्द, गहरा शब्द का भाव, गहरा शब्द का भाव शब्द होगा। गहरा शब्द का, अगर गहरा का हमें भाववाचक बनाना हो तो हम कैसा बनाएंगे? गहरा का अगर हमें भाववाचक बनाना हो तो कैसा बनाओगे? तो आपको गहरा का बनेगा गहराई। क्या बनेगा? गहराई, गहराई, गहराई क्या बन जाएगा दोस्त? इसकी भाववाचक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई सुधार, कोई सुझाव आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।